नमस्कार, नया बिहार समय में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। पिछले कई दिनों से एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं। जी हां, कई जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर रखते हुए लोगों से अपने बारे में जुड़ने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार मिथिलांचल और सीमांचल बिहार के कई शहरों से वो अधिक से अधिक संख्या में कैंडिडेट उतारकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसको देखते हुए जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिला। वो लोग भी काफी सक्रिय थे। जब चारों तरफ की सभाएं कर यानी सीमांचल की सभा करके लौटे तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार दरभंगा जिला के दिल्ली मोड़ स्थित होटल में जब ठहरे तो उन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी, लोगों को पॉजिटिव ध्यान बटाया और उनको बताया कि इस चुनाव में मैं आप लोगों को जगह दूंगा। जब मैंने उन कार्यकर्ताओं से बातचीत की कि आखिर 2020 के चुनाव में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में जो आप लोगों को मायूसी हाथ लगी थी, तो उन कार्यकर्ताओं ने हमसे क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। वकार सिद्दीकी साहब, आप मधुबनी लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। एआईएमआईएम में अच्छा तजुर्बा है। अभी यहाँ होटल गेटिया में ओवैसी साहब का प्रोग्राम है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर एहतजाज चल रहा है। उसी प्रोटेस्ट के सिलसिले में ओवैसी साहब बिहार के दौरे में है और साथ में विधानसभा चुनाव का कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे और सीट का बंटवारा कैसे होगा? तो देखिए, जहां तक वक्फ बोर्ड के बिल का मामला है तो ये सारा हिंदुस्तान ने देखा कि भले पार्लियामेंट में अमित शाह की आंख में आंख मिलाकर अगर काले कानून के बिल को फाड़ने का किसी ने काम किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। तो हमारे नेता हर महाज पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला हुआ, सबसे पहले गए। हर जगह हम लोग उसकी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। और जरूरत पड़ी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां आह्वान करेगा, जहां बुलाएगा, हम लोग वहां पूरी मजबूती के साथ, हमारी जो पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर तले हर जगह हम लोग लड़ेंगे। उसी तले आज किशनगंज के बहादुरगंज में एक प्रोग्राम था, वहां ओवैसी साहब आए थे। और आज रात्रि विश्राम जो है उनका दरभंगा में है। यहाँ से इंशाल्लाह कल जो है शिवहर में के ढाका में राणा रंजीत साहब के यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर वहां से उनकी वापसी होगी। बात रही विधानसभा की, तो विधानसभा चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, हम लोग पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कम से कम 100 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चूंकि मिथिलांचल के हम प्रभारी हैं तो मिथिलांचल की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हम मिथिलांचल के ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में कोशिश करेंगे कि पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन अब किस सीट से लड़ेंगे ये आला कमान तय करेगा। किस तरह से किसको कैसे टिकट का बंटवारा होगा ये तो खैर आला कमान जी बिल्कुल। लेकिन आपके जो अख्तियार की चीजें हैं, जी यानी आप जो सपोर्ट करेंगे जिन कैंडिडेट्स, जी या जहां से आप चाहेंगे कि जिनको सपोर्ट किया जा सके वो उस लायक है, जी इसमें क्या मेहनत रहेगी? नहीं, हमारा पूरा मेहनत रहेगा। जो पार्टी का बैनर थामे हुआ है, झंडा थामे हुआ है, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, जाहिर सी बात है कि हम लोग वैसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस करेंगे, पहले देंगे। हम लोग उसकी वकालत करेंगे और आला कमान से दरखास्त करेंगे कि जो हमारे लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं टिकट उसको दिया जाए, ताकि कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है कि हम चुनाव जीते। तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है पहले से वही चुनाव जीतेगा। तो वैसे कैंडिडेट को हम लोग इंशाल्लाह चुनाव लड़वाएंगे। शुक्रिया। फैसल रहमानी साहब, जैसा कि हम लोग भी जान रहे हैं और आपकी मेहनत मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे भी, और ऐसे भी मुझे मालूम है कि आप एआईएमआईएम के होनहार कार्यकर्ता हैं फिलहाल, लेकिन जाले विधानसभा के लिए आपकी कोशिश है कि आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ऐसा आप करेंगे समाज के लिए या पार्टी के लिए जिससे आपको टिकट मिलने की उम्मीद हो? देखिए, सबसे पहले हमारे नेता, गरीबों के मसीहा, शेर हिंदुस्तान, मजलूमों की आवाज, किसी भी लोगों के साथ जब अन्याय होता है तो न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनके एक हम मामूली सा कार्यकर्ता हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है अपने नेता को जब देखते हैं लड़ते हुए, लोगों की आवाज को उठाते हैं,
तो वही जुनून, वही जज्बा मेरे अंदर भी है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए उसी जुनून, उसी जज्बा के साथ काम करेंगे। और निश्चित तौर पे अभी प्रभारी जो मिथिलांचल के हैं वकार सिद्दीकी साहब भाई, उन्होंने सही कहा, जो जमीनी स्तर पे काम करेंगे पार्टी उन्हीं को टिकट देंगे, दिया जाएगा। क्योंकि वो 10 साल से 7 साल से 8 साल से जनता के बीच में है, तो निश्चित तौर पे उनकी भी एक अपनी छवि होती है और पार्टी की छवि होती है। जब दोनों छवि मिलती है तो निश्चित तौर पे चुनाव जीता जाता है। और हमेशा पार्टी चाहती है कि जीतने वाले को ही कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो जीत जाए। तो निश्चित तौर पे जो मेहनत कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, पार्टी उन्हीं को मौका देगी निश्चित तौर पे वो। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र जाले की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत आरजेडी के भी वहां उम्मीदवार को लोगों ने विधायक बना के देखे, भाजपा से भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, जेडीयू से भी रहे। इस बार AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार होंगे उनको अपना एक एक कीमती वोट जाले की जनता दे और उनको कामयाब बनाए। आपके हक, हुकूक, इंसाफ और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां आपके जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो अभी ये काले कानून जिसको कह रहे हैं, जो नाम दिया गया है, तो जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा सहयोग है, बड़ी मेहनत है। क्या उम्मीद लगता है, इस कानून को वापस लेने की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, सरकार के ये काला कानून का जो फैसला है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और सारे तंजीम के सरपरस्त लोग, सारे तंजीम के हमारे सरगना लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और समाजवादी लोग बिहार के, हिंदुस्तान के इस बिल के, काला कानून बिल के खिलाफ हैं। और हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग भी सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इस काला कानून के खिलाफ कदम से कदम मिला के रहेंगे और जब तक ये वापस काला कानून नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया। अबू बशर रब्बानी साहब मधुबनी से आए हैं, प्रभारी हैं, और ओवैसी साहब का प्रोग्राम था बिहार में कई जगहों पर वक्त संशोधन बिल को लेकर, और विधानसभा चुनाव भी है जी। तो अभी दरभंगा के होटल ग्रेसिया में आ रहे हैं, वो ठहरेंगे, आप सभी लोग उनके इस्तकबाल में हैं। तो इस वक्त संशोधन बिल पे और आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो वक्त संशोधन बिल पे मैं ये कह रहा हूँ, ये काला कानून का हम लोग पुरजोर, और हमारी पार्टी और हमारे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से पार्लियामेंट से लेकर के और सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम किया, और हम लोग इंडिविजुअल पार्टी स्तर पे भी, आवामी स्तर पे भी इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। आज भी हवाई अड्डा के अंदर में हमारे पार्टी के भी सामूहिक लोग थे और हम लोगों ने उस विरोध दर्ज करवा करके, मालूम हुआ है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आज दौरे पे हैं और उस काले कानून का हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। चलिए, महमूद साहब, आप अभी दरभंगा के ग्रेसिया होटल में हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिहार में जो दौरा चल रहा है वो वक्त संशोधन बिल के खिलाफ भी चल रहा है, और विधानसभा चुनाव में इस बार वो पूरी तरह से बिहार में सक्रिय हैं, यानी अपना कैंडिडेट जगह जगह पे उतारेंगे, ऐसी संभावना लग रही है। मैंने भी पूछा तरुण ईमान साहब से तो ऐसा ही कहा। तो आप पाली से हैं और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मुझे लग रहा है कि आप AIMIM के लिए कोशिश करेंगे। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो कैसी कोशिश रहेगी आपकी क्षेत्र में AIMIM को मजबूत करने के लिए और जनता को जोड़ने के लिए? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी मुलाकात आपसे हुई और आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद है। और इस चैनल पर जो भी हम सबों को भी मेरा मुबारकबाद है, सलाम, आदाब और प्रणाम। जहाँ तक सदर ओवैसी साहब की बात है, ये बात सही है। अभी का जो माहौल है, अभी के दौरे हुकूमत में जो वक्फ बिल का चर्चा सरेआम है, जो सही माने में हमारे सदर साहब इस वक्फ बिल को काला कानून और संविधान के विरुद्ध माने हैं
और हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान और मुसलमान का बच्चा इस वक्फ बिल के खिलाफ में ओवैसी साहब के साथ कंधा में कंधा मिलाकर खड़ा है और इंशाअल्लाह वो खड़ा रहेगा, क्योंकि ओवैसी साहब एक ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने दलितों, मजलूमों, गरीबों, पिछड़े अति पिछड़ों सभी समुदाय के लोगों के हक और न्याय की बात की लड़ाई लड़ते हैं। और इसी बिना पर आज पूरे हिंदुस्तान में खास करके माइनॉरिटी का लोग इनको अच्छी तरह से जगह दे रहा है, इनकी इज्जत करता है और इनके पार्टी में ज़्यादातर आने की कोशिश करता है। अब बात रही अलीनगर विधानसभा की बात है, ये चुनाव का समय है, हर कोई पार्टी चाहता है कि मेरा जनाधार बढ़े, चाहे वह जिस स्टेट का पार्टी हो। ऐसी बात नहीं है कि बिहार का पार्टी है तो बिहार में ही चुनाव लड़ेगा, ऑल इंडिया कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ये मेरा संविधान है, कहता है और मेरा अधिकार भी है। तो इस बिना पर खास करके ओवैसी साहब का ये सोच रहा कि बिहार में खास करके मुसलमानों को जितना वोट है 18% लगभग हमारा यहाँ वोट है, और 18% के वोट दे करके हम हमेशा लगभग 20-25 साल से आरजेडी को मैंने पूरा का पूरा वोट दिया। 18% वोट के मालिक होने के बावजूद भी आज तक मुसलमान का कोई रहनुमा यहाँ नहीं बन पाया, जिसका नतीजा है कि मुसलमान कभी भी आगे सत्ता में अपना रहनुमा नहीं बना पाया। और जब तक कि ये कौम अपना रहनुमा को सदन और सदन में नहीं भेजेगा तब तक इस कौम की फलाह और बहबूद नहीं होगी। आज से नहीं, 25 वर्ष से मैं राजनीतिक में हूँ, मैंने हमेशा से देखा कि आरजेडी के लोग खास करके मुसलमानों को बीजेपी से डराने का काम करके, इससे डराने का काम करके, तो वो ऐसे कर देगा तो वो ऐसे कर देगा, डरा धमका करके एक भयभीत कर करके वोट लेने का काम किया और कुछ पद पर बैठाने का काम कभी नहीं किया। तो ये एनडीए और एनडीआई दो गठबंधन है, तो बड़े बड़े गठबंधनों में जितनी पार्टियां हैं उसमें माइनॉरिटी के लिए जो अक़लियत के लोग हैं उनके लिए कौन सी पार्टी? अक़लियत के लिए अभी कोई पार्टी नहीं है। अब सवाल होता है कि आपने बहुत अच्छी सवाल किया कि अक़लियत की कौन पार्टी है। आप एक इतिहास उल्टा करके देखिए, खास करके मैं बिहार की बात करता हूं, यहाँ ब्राह्मण की पार्टी है बीजेपी, पासवान की पार्टी है, सब क्या कहते हैं उसको, माझी की पार्टी है, मल्लाह की पार्टी है, यादव की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, स्वर्णों की बहुत सारा पार्टी है, लेकिन एक मुस्लिम है ऐसा है जो इसका कोई रहनुमा बना ही नहीं जो ये पार्टी बनाता। आरजेडी जो है लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव का तो दावा है MY समीकरण से ही वो आगे चले हैं और चलेंगे, यानी मुस्लिम यादव मुस्लिम की पार्टी अपने आप को कहते हैं आरजेडी के लोग। देखिए MY समीकरण अगर सही चलता, यह बात सही है कि मुसलमान का वोट और यादव का वोट लेकर के MY समीकरण बना और लालू जी हमेशा सत्ता में रहे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कारोबार कोई होता है, दो पार्टनर को लेकर चलते हैं, तो आपका यह हक बनता है और उस कारोबार का यह सिद्धांत भी है कि दोनों पार्टनर को गद्दी पर बैठना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि आप कह सकते हैं कि आज तक किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए, किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया आरजेडी? हमारे नेता माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत पुराने नेता है, बहुत कद्दावर नेता है क्षेत्र के, लेकिन आज तक उनको कभी भी उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाए उन्होंने। तो ऐसा सवाल है कि जब मुस्लिम का कोई रहनुमाई नहीं है, मुस्लिम सिर्फ आरजेडी का झंडा, बैनर और दरी बिछाने का काम करेगा, तो ऐसी स्थिति को, इसी हालात को देखते हुए ओवैसी साहब ने मुसलमानों को जगाया कि तुम अपनी ताकत को अपने में इस्तेमाल करके दिखाओ। हालांकि नीतीश कुमार का भी दावा है कि हमने जितना अक़लियत के लिए, अल्पसंख्यक के लिए किया, कोई पार्टी ने किया, वो तो गिनाते रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पर्सनल नीतीश कुमार जी अच्छे छवि के हैं, समाज सेवी भी हैं, समाज के विचारधारा से चलने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अक़लियत के लिए बहुत सारा काम किया। आज तक कैसे कहते हैं कि अक़लियत के लिए पार्टी? अब मैं बता रहा हूँ, अक़लियतों के लिए वो काम किया जरूर, लेकिन कल जो ये वक्फ बिल की बात आई, जिसमें पूरे अक़लियत को ये उम्मीद थी कि खास करके नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान, जिसको अक़लियतों ने वोट दिया है, अक़लियतों के वोट पर वे सत्ता में आए, ये कौम को, इस अक़लियत के लोगों को पूरा उम्मीद था कि लोकसभा में जब वक्फ बिल के खिलाफ बिल पास होगा तो ये लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन नतीजा उसका उल्टा निकला, ये लोग पुरजोर समर्थन कर दिए, जिसका नतीजा हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमान को उनसे तकलीफ हुई और एक एक मुसलमान इनके पार्टी से धीरे 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 धीरे। इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में ये वक्फ बिल को लेके ओवैसी साहब को इससे प्लस पॉइंट यानी फायदा पहुंचेगा अक़लियत से? देखिए, अभी हाल ही में ये वक्फ बिल का मुद्दा उठ गया
इलेक्शन भी है, और इलेक्शन भी आ गया, बिहार में चुनाव भी है। तो ऐसे में अब तो आप अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनका तो मिजाज अब थोड़ा सा बदलेगा, कन्वर्ट होगा जदयू से। अब तो आप खुद से समझते हैं कि जब इस माहौल में वक्फ बिल का मुद्दा उठा दिया, काला कानून पास कर दिया, तो स्वाभाविक है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको तकलीफ है इस बात की, क्योंकि मेरे बाप दादा का जायदाद जिसको मैंने वक्फ किया मस्जिद के लिए, जिसको मैंने वक्फ किया कब्रिस्तान के लिए, जिसको मैंने वक्फ किया ईदगाह के लिए, जिसको मैंने वक्फ किया मजार के लिए, इस पर ये मेरा सरियत का चीज है, मेरा इस्लामिक चीज है, इस पर सरकार अगर अपना कानून बनाती है तो ये कतई यहाँ के मुसलमान को लेकिन बर्दाश्त सरकार का तो दावा है, कहना है कि ये बिल लाने का मेन मकसद है कि जो मुसलमानों में बहुत पिछड़े हैं या फिर जो इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं कि जिनको वक्फ के पूरी कमाई से कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत लोग बहुत दबे कुचले हैं मुस्लिम में, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बिल पास किया गया है, कानून बनाया गया है। ये बात मौजूदा हुकूमत कह रही है। जी, मैं मौजूदा हुकूमत से निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे मैं एक निवेदन करता चाहता हूं कि आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जब आप मुसलमान के इतना ही हमायती हैं, इतना ही हमदर्द हैं, तो नीरव मोदी 20 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ है, आपका खास दोस्त है, बस थोड़ा सा काम एक कर दीजिए मुसलमान के लिए, उनको ले आइए, 1200 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, 800 करोड़ आप भी रख लीजिए, उधर भी बल्ले बल्ले, इधर भी बल्ले बल्ले, तब ना हम समझेंगे। में इस मुद्दे पर डिबेट चल रहा है, लेकिन उन पसमानदा मुसलमानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि आखिर पसमानदा मुसलमान जो हाशिया पर है, उन अक़लियत के लोगों को कौन सी पार्टी सहारा देगी और सही जगह मिलेगा। देखिए, जहां तक पसमानदा मुसलमानों की बात है, तो अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि उस तरह के मुसलमानों को, उस तरह के दबे कुचले कौम को भी, ये मुसलमान की ही बात नहीं कहेंगे हम पिछड़े अति पिछड़े दलित सबों की बात करते हैं। हाँ, उसमें SC ये सब भी आ जाता है, SC आता है, जो उस पौधान से नीचे है, उन सबको एक ऐसा एक वक्त आ गया है कि हमारे सदर MI के मोहतरम जनाब ओवैसी साहब, यही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो हमारे माइनॉरिटी को या SC/ST को हित की बात करता हो, उसके हक की बात करता हो, उसकी हक की लड़ाई लड़ता हो, यही एक विकल्प है। और इसी विकल्प के चलते मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना SC/ST OBC या माइनॉरिटी है वो ओवैसी साहब का नारा लगाता है, और इंशाअल्लाह ओवैसी साहब की बात पर चलिए, हमारे सभी सवालों का आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार से पार्टी के मजबूत नेता और असदुद्दीन ओवैसी के काफी करीबी अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया कि इस बार चुनाव में बिहार से कहां-कहां कैंडिडेट उतारा जाएगा, और जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी जो कार्यकर्ता पिछली बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। और वो पत्रकारों से भी यही बातचीत कर रहे थे, यानी हम लोगों के सवालों का भी वही जवाब दे रहे थे कि इस बार वैसा नहीं होगा जैसा पिछले 2020 में हुआ था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साहब का 2 रोजा दौरा है बिहार का, जो आज किशनगंज के बहादुरगंज में एक बड़ी सभा हुई है, और 2 खास मुद्दों पर वो दौरा कर रहे हैं। एक तो ये है कि वक्फ के इस काले कानून के खिलाफ हम लोग गिर तौर पर एक तहरीक चल रही है, जो मुल्क के आइन को तोड़ मरोड़ कर इस काले कानून को पेश किया गया है, ये इसके खिलाफ एक मुहिम है। दूसरा ये है कि इस वक्त कश्मीर की वादियों में पहलगाम में जो मासूम बेकसूर सयाहों का जो कत्ल हुआ है, उस पर भी वो अपने गम का इजहार, उन पर मजम्मत और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए इस 2 हैसियत से दौरा बहादुरगंज में आज बड़ा जलसा हुआ है, वहां से हम लोग अभी दरभंगा पहुंचे हैं, दरभंगा रात का क़याम है, और कल फिर जाकर क्रांतिकारी सरजमीन में चंपारण के इलाके में कल दिन के 10 बजे से ढाका में बड़ा प्रोग्राम है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का इस बार क्या प्लान है, किस तरह से दरभंगा में सीट का बंटवारा करेंगे? जैसा कि पिछले 2020 में बहुत सारे लोग उम्मीद पाले हुए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको बहुत मायूसी हुई थी, इस बार किस तरह से सीट का बंटवारा होगा? मामला ये हुआ था कि गुज़िश्ता बार चूंकि हम लोगों ने एक थर्ड अलायंस बनाया था ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां हम लड़ना चाहते थे,
अलायंस की वजह से वो सीटें हमें दूसरों को देनी पड़ी, साथियों को, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोगों को मायूसी हाथ आई है। लेकिन अब की बार, अब तक तो हम तनहा दरभंगा के लिए क्या सोचा? अब तक तो हम तनहा हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा जाए और 25 जिले में हमारा संगठन खड़ा हो गया है और हमने वो किया है कि भाई 4 अगर हमारे तोड़े गए हैं तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 24 लाएंगे। तो पिछली बार हम 19 सीट पे लड़े थे, तो जाहिर है कि 24 को लाने के लिए तो 24 से अधिक सीटों पर ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये मामला वक्त, हालात, संगठन और अलायंस को सामने में रखकर जनाब बैरिस्टर सुखने भी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आप अपना कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए और हर ताजा तरीन खबरों के लिए जो लोग नए हैं चैनल को फेसबुक पे फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें।